यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दृष्टि है इसका यूपी पीसीएस का हम लोग यहाँ पर टेस्ट देखेंगे। ठीक है, यूपी पीसीएस का पर टेस्ट है। अभी हम लोग DIS का कर चुके हैं करीब 5 से 6 पेपर। अपना यूकेटी चैनल है, इसके भी हम लोग कर चुके हैं 2 पेपर। ठीक है, और यूपी पीसीएस का हम लोगों ने 6वां पेपर किया है, उसके बाद 5वां पेपर कर रहे हैं। ठीक है, जो भी अब नया पेपर आएगा उसको हम लोग पहले करेंगे, और जो पीछे के हम लोग यहाँ पर करते रहेंगे बाद में। जैसे 6 नंबर कर चुके थे, लेटेस्ट था वो, उसके बाद हम लोग करेंगे 5वां, और उसके बाद 7वां पेपर भी हो चुका है, लेकिन वो सीसेट का है। सीसेट का मैं क्या करूँगा, आपको PDF प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम पे, वो आप यहाँ से प्रैक्टिस करना खुद से। ठीक है, आते क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो टेस्ट रहेगा, ये पॉलिटी का पहला पेपर है। वो पॉलिटी का यहाँ पर जो छठा था वो दूसरा पेपर था। ठीक है, तो 2 पेपर पॉलिटी के थे। तो आते हैं, टेस्ट नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। और यहाँ पर देखो एकदम लेटेस्ट पेपर है ये। ठीक है, जैसे कि बहुत लोग हैं पेपर में क्या करा रहे हैं क्या नहीं करा रहे हैं, आपको यहाँ पर सिर्फ देखना है यूपी पीसीएस 2605 ये कोड है, और क्वेश्चन भी आपको देख लेना है कहाँ से स्टार्ट क्वेश्चन हो रहा है। क्या क्वेश्चन ये 2026 के ही है, प्रीलिम्स के, अपने पहले के पेपर को ही करा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, आपको अपडेट रहना है कि यहाँ पर कौन से पेपर कहाँ हो रहा है, इतना। ठीक है, तो ये सब चीज़ याद रखना है आपको। आते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से, इसमें बोले हाल ही में समाचारों में चर्चित मिस दृष्टि के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही है उसमें से। यह भारत का पहला निजी उपग्रह मिशन है जिसमें ऑप्टो SR जो प्रौद्योगिकी का उपयोग यहाँ पर किया गया है, जो ऑप्टिकल और रडार सेंसरों को एकीकृत करता है। पहला क्या होगा, यहाँ से स्टेटमेंट इसका सही होगा। हाँ ठीक है, पहली बात सही है। सेकेंड बात है, यह उपग्रह उच्च रेजोल्यूशन इमेजरी प्रदान करता है और अभिकल्पित है, इसे इसरो के PSLV रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित किया जाना निर्धारित है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह उपग्रह उच्च रेजोल्यूशन इमेजरी प्रदान करने हेतु अकल्पित है, किंतु इसे इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया जाना गलत बात बता रहा है। इसके स्थान पर गैलेक्स आई है ना, गैलेक्स आई मिशन को स्पेसएक्स X Falcon 9 रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित करने की साझेदारी की गई है। तो ये बात गलत होगी, सेकेंड वाली। पहली बात करेक्ट है, आंसर 1 केवल यहाँ से सही हो जाएगा, स्टेटमेंट पहले का। क्वेश्चन नंबर 2, है, इसमें बोला है पैमाना पोर्टल के संबंध में विचार करना है। इसे केंद्रीय अवसंरचना परियोजना की प्रगति की निगरानी हेतु सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय के जो है उसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। दूसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकेंड बात है, यह पोर्टल केवल उन्हीं अवसंरचना परियोजनाओं की निगरानी करता है जिनका संशोधन लागत अनुमान 1000 करोड़ से अधिक होगा। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह पोर्टल केवल 1000 करोड़ से अधिक लागत वाली परियोजनाओं को निगरानी नहीं करता, बल्कि 150 करोड़ या उससे अधिक वाली अनुमानित योजनाओं को भी यहाँ पर क्या करेगा, ये पेट्रोलिंग या अनुमानित करेगा या इसकी निगरानी करेगा। 1 सिर्फ करेक्ट है, 1 यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। आगे आते क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के बारे में SIGH योजना के बारे में विचार करना है। इस पर UPSC ने क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, और मैंने टारगेट में टॉपिक बताया था, ये वाला जो डेली टारगेट UPSC के लिए हम लोगों ने चलाया था, फिर ये था एकदम, वहाँ से करीब कम से कम 30+ टॉपिक के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, मैंने प्रूफ भी डाला हुआ है, टेलीग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी डाला हुआ है। ठीक है, तो देखो पहला स्टेटमेंट यहाँ से, यह हाइड्रोजन उत्पादन में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइजर की घरेलू विनिर्माण हेतु वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है। पहला क्या होगा, पहला तीसरे का स्टेटमेंट जो रहेगा यहाँ से ये करेक्ट है। सेकेंड बात है, ये योजना औद्योगिक अंगीकरण को प्रोत्साहन करने हेतु हरित हाइड्रोजन प्रत्यक्ष उत्पादन के लिए भी प्रोत्साहन प्रदान करेगी। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है भी, दोनों बातें यहाँ से सही है। आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से 1 और 2 दोनों करेक्ट है, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के लिए नामांकित जो है, नामांकित यहाँ पर थोड़ा सा कटिंग हुआ है, इसमें लिखेगा क्या, नामांकित जिंग किएंग जरी के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये बोला है, ये लिविंग रूट ब्रिज है, इसका निर्माण खासी और जयंती जनजातियों द्वारा पिकस इस्लास्टिका वृक्ष की जड़ों का उपयोग करके किया जाता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा ये करेक्ट है, हाँ सही है। सेकेंड, ये मुख्यतः लद्दाख और स्पीति की उच्च ऊंचाई वाले शीत मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि ये पुल मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स एवं पश्चिमी जैतिया हिल्स के उपोष्णकटिबंधीय आर्द्र चौड़ी पत्ती वनों में पाए जाते हैं, और ये क्षेत्र पृथ्वी के सर्वाधिक वर्षा वाले स्थानों में से एक हैं, और ये लद्दाख अथवा स्पीति शुष्क क्षेत्रों में नहीं पाए जाएंगे। ओनली 1 करेक्ट है यहाँ से भी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5, हालिया द्विपक्षीय विकासों के संबंध में भारत में न्यूजीलैंड के संबंध के बारे में विचार करने कौन से यहाँ से सही है बताना है। पहली बात यहाँ से, भारत और न्यूजीलैंड ने हाल ही में भारतीय निर्यात 100% पर शुल्क समाप्त करने हेतु एक मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया है। देखो थोड़े थोड़े से पॉइंट यहाँ पर मिस हो गए है ना, तो ये प्रिंटिंग को लेकर के कुछ या फिर है, एडिट करने को लेकर में कुछ प्रिंट हो गए, तो मैं आपको बताता चलूँगा जहाँ पर ये जो नहीं लिखा हुआ है, थोड़ा सा वर्ड यहाँ पर जो नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो भारत न्यूजीलैंड ने हाल ही में भारतीय निर्यात के 100% शुल्क समाप्त करने हेतु मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। पांचवें का पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। सेकेंड बात, दोनों देशों ने जलवायु अनुकूल कृषि प्रौद्योगिकियों के आदान प्रदान माध्यम से कार्बन तटस्थ कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है, क्योंकि यहाँ पर सतत एवं जलवायु स्मार्ट कृषि क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के उल्लेखनीय विस्तार हुआ है और दोनों देशों ने कार्बन न्यूट्रल कृषि पद्धतियों में पशुधन होने वाले मीथेन उत्सर्जन में कमी से संबंधित यहाँ पर विशेषज्ञता आदान प्रदान हेतु संयुक्त पहल प्रारंभ की है, जो न्यूजीलैंड के औद्योगिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान प्रधान कृषि की प्रमुख विशेषताओं को बताता है। सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित पर विचार करने कौन से सम्मिलित है चर्चा में स्थान और यहाँ पर इसके कौन से देश हैं। पहला देखो यहाँ पर हो जाएगा अवधिका यूक्रेन है ना, पहला क्या होगा, करेक्ट है राइट। ये यूक्रेन पूर्वी यूक्रेन का एक प्रमुख अग्रिम मोर्चा शहर है जहाँ 25 वर्ष मतलब वर्ष 24-25 के दौरान तीव्र संघर्ष देखने को मिला था। आगे पोर्ट सूडान में करेक्ट है। तीसरा चौथा स्टेपानाकर्ट अजरबैजान भी करेक्ट, लेकिन रफा जो सऊदी अरब है ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रफा जो है ये गाजा पट्टी का शहर है जो मिस्र की सीमा पर स्थित है। 134 करेक्ट है, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 7 बी सातवां बोला है FAC 2026 के संबंध में विचार करना कौन सा सही है। बायोफेक प्रौद्योगिकी जो है, अच्छा यहाँ पर बायोफेक लिखा हुआ था, ठीक है याद रखना है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है कि कुछ वर्ड यहाँ पर है ना एडिट की वजह से समझ नहीं आया। तो बायो FACH जो है जैविक खाद्य से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है। पहली बात क्या है, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट जो होगा करेक्ट है। सेकेंड है भारत को बायोफेक 2026 में कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, ये भी बात यहाँ से एकदम करेक्ट होगा। दोनों बातें साथ में का सही है, करेक्ट आंसर यहाँ से सी सही होगा। भारत ने बायोफेज 2026 जैविक कृषि और निर्यात संवर्धन में अपनी बढ़ती भूमिकाओं के कारण महत्वपूर्ण मान्यता दी है। ठीक है, इससे जैविक उत्पादों में क्षेत्र में उसकी वैश्विक उपस्थिति और सुदृढ़ देखी जाएगी। भारत जैविक उत्पादों की संख्या के आधार पर शीर्ष देशों में सम्मिलित तथा प्रमाणित जैविक कृषि भूमि का बड़ा हिस्सा रखता है। भारत के प्रमुख जैविक निर्यात में चाय, मसाले, तिलहन, अनाज सम्मिलित हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की 1267 प्रतिबंध समिति के संबंध में विचार करना है। पहली बात है यह आतंकवाद से संबंधित प्रतिबंधों से संबंधित है। पहली बात यहाँ से क्या होगी, ये करेक्ट है। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधीन काम करती है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अधीन काम नहीं करती है। ठीक है, क्योंकि बोला संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधीन काम करती है तो गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के तहत काम करती है, ना कि महासभा के तहत। ठीक है, ये बात गलत होगी इसलिए। आंसर क्या होगा, ओनली 1 करेक्ट है, तो डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्रीस की स्थिति का सही वर्णन करता है। ग्रीस की स्थिति का सही वर्णन करता है, आंसर क्या होगा, आंसर जाएगा से इसका 9वें का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से करेक्ट, ये होगा आपका ग्रीस आयोनियन सागर एवं एजियन सागर के मध्य स्थित है। बी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, दोनों देशों के मध्य यहाँ पर अच्छा औद्योगिक जो सहयोग है उसको सुदृढ़ करने हेतु एक संयुक्त से घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो 5 वर्षीय कार रोडमैप को विकास प्रारंभिक आधारशिला रखेगा। ग्रीस ने गुरुग्राम में स्थित इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन एक ग्रीक इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफिसर की नियुक्ति की घोषणा की है। आगे आते क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है
अभिकथन है कारणार आर्कटिक सेंट्री मिशन जलवायु निगरानी के लिए महत्वपूर्ण होगा। पहली बात देखो, पहला स्टेटमेंट जो रहेगा यहाँ से ये क्या होगा, इसका ये बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड बात बोला है आर्कटिक क्षेत्र में वैश्विक औसत की तुलना में अधिक तीव्र गति से उष्ण हो रहा है, ये भी बात यहाँ से सही होगी, ठीक है। दोनों बातें सही है। आर्कटिक क्षेत्र में तीव्र ऊष्मीकरण से समुद्र स्तर में वृद्धि तथा चरम मौसम की घटनाओं का परिवर्तन देखने को मिलता है, दोनों बातें यहाँ से सही होंगी, ठीक है। आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों करेक्ट है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा डी, आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है, इनमें से कौन सा कथन सही होगा। G4 देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का समर्थन करते हैं। 11वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, भारत G4 का सदस्य, सेकंड बात भी सही है। ब्राजील G4 का सदस्य नहीं है, गलत है, क्योंकि ब्राजील G4 का संस्थापक सदस्य है और G4 देश में सामूहिक रूप से बेहतर प्रतिनिधित्व के लिए संयुक्त राष्ट्र सुधारों की वकालत करता है। आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से 1 और 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत सेशेल्स द्विपक्षीय संबंध के बारे में विचार करना है, कौन सा सही होगा। सेशेल्स पश्चिमी हिंद महासागर में सामरिक रूप से स्थित होगा। 12वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, भारत और सेशेल्स समुद्री सुरक्षा तथा तटीय निगरानी में सहयोग करेगा, सेकंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से एकदम करेक्ट हैं। आंसर यहाँ से सी क्या होगा, 12वें का करेक्ट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन 13 नंबर 13, क्रिटिकल मिनरल्स जो होते हैं, ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स जो है उसके बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको, क्रिटिकल मिनरल्स और यहाँ पर कुछ सेंट्री मिशन है ना, सेंट्री नहीं, क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टेरियल लिखा हुआ है, क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टेरियल है ना, इसके बारे में विचार करना है। इसके बारे में पहला है, ये स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के लिए आवश्यक खनिजों की आपूर्ति को सुरक्षित करने पर केंद्रित होगा। 13 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड, लिथियम कोबाल्ट और दुर्लभ मृदा तत्व क्रिटिकल मिनरल्स के अंतर्गत शामिल है, सेकेंड बात भी करेक्ट है। और भारत रणनीतिक खनिज संसाधनों की सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल्स मिशन प्रारंभ किया है और क्रिटिकल मिनरल्स इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बैटरियों, सौर पैनल तथा पवन टरबाइन के लिए अत्यंत आवश्यक होगा। दोनों बातें सही है, आंसर यहाँ से सी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड के बारे में विचार करना है। इसका उद्देश्य भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के निकट स्थित गांवों की संरचना में सुधार करना होगा। 14 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, इसे पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा, सेकंड बात इसकी गलत होगी, सेकंड बात यहाँ से गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने 2 अप्रैल 2025 को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड की जो शुरुआत की थी, इसको एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में स्वीकृति दी थी। इसके लिए वित्तीय वर्ष 28-29 तक करीब 68-39 करोड़ का प्रावधान किया गया था। इसका उद्देश्य था कि अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमाओं में सटे ब्लॉकों को स्थित गांवों में समग्र विकास करना, जो पहले चरण में शामिल उत्तरी सीमाओं के भिन्न थे, ठीक है। तो सिर्फ 1 करेक्ट है यहाँ से। आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से हो जाएगा केवल एक डी। क्वेश्चन नंबर 15, इंडो पैककॉम के बारे में विचार करना है। ये यूनाइटेड स्टेट इंडो पैसिफिक कमांड को संदर्भित करता है। 15 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है, सही है। सेकेंड बात, ये इंडो पैसिफिक सैन्य में क्षेत्र में सैन्य अभियानों के लिए उत्तरदायी होगा, सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सैन्य अभियानों, सुरक्षा साझेदारी और रणनीतिक प्रतिरोध को देख सकता है। इसका मुख्यालय हवाई में स्थित है, ठीक है। तो दोनों बातें करेक्ट है, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ से होगा 16, यहाँ से 16 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोले कि क्या बोला इसमें, एक मिनट देख लेता हूँ मैं, इसमें है सी फूड्स है ना, वर्ल्ड सी फूड्स है, वर्ल्ड सी फूड्स कांग्रेस 2026 के बारे में विचार करना है, कौन सा सही होगा, ठीक है। पहला है, ये सी फूड्स व्यापार और मत्स्य की स्थिरता के लिए एक वैश्विक मंच होगा। 16 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका
करेक्ट होगा, सही बात है। ठीक है, ये एक ऐसा आयोजन है जो उद्योग के लिए नए मानकों की समझ प्रदान करता है और सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देता है। सेकेंड बात है, ये पहली बार भारत में चेन्नई में आयोजित किया गया था, ये किया गया है। सेकेंड बात, ये भी करेक्ट होगा। दोनों बातें यहाँ से एकदम सही हैं इसकी। इसमें समुद्री उत्पादों के निर्यात और भारत की समुद्री मुद्रा आय में महत्वपूर्ण योगदान देता है और समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण सी फूड निर्यात का प्रोत्साहन करेगा। दोनों से ये आंसर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय औषध उत्पादक बोर्ड के बारे में विचार करना है। यह आयुष मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। 17 का पहला करेक्ट है। यह औषधि पौधों के संरक्षण और संवर्धन को प्रोत्साहित करेगा। सेकेंड बात, यह भी करेक्ट है। और ये औषधि पौधे भारत की पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणाली जैसे कि आयुर्वेद और यूनानी में केंद्र में सहायता करेंगे और इनके साथ साथ यहाँ पर संरक्षण, जैव विविधता और पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण का महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर 17 का 1 और 2 सी। क्वेश्चन 18, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएससी के बारे में विचार करना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को भारत, अमेरिका और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था। पहली बात, 18 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। ठीक है, पहली बात गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को वर्ष 2015 में पेरिस में आयोजित किया गया था COP21 के दौरान और भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था ताकि वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा के विस्तार को बढ़ावा किया जा सके। ठीक है, भारत और अमेरिका और फ्रांस गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा इसमें? 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। सेकेंड बात है, इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। सेकेंड बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा? ओनली 2A सही आंसर है। क्वेश्चन 19, बिम्स्टेक के शिखर सम्मेलन के बारे में विचार करना है। BIMSTEC। ठीक है, पहला, बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा के हस्ताक्षर के साथ हुई थी। पहली बात 19 का करेक्ट है। सेकंड, भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड बिम्स्टेक के सदस्य है। सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। दोनों बातें सही है। और सार्क की घटती यहाँ पर प्रभावशीलता के कारण बिम्स्टेक का महत्व निरंतर बढ़ रहा है। दोनों ऐसे स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 1 और 2 सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना, उन्हें सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखते हैं। पहला बोला है संयुक्त राष्ट्र का गठन। ठीक है, दूसरा विश्व बैंक की स्थापना, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की अपनाना और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा? सही कोड। देखो सही कोड जो हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा। पहला तो विश्व बैंक की स्थापना, ठीक है, ये हुई थी 1944 में। उसके बाद पहला संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ था 1945 में, राइट। उसके बाद होगा आपका तीसरा मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा को अपनाना, ये 1948। उसके बाद चौथा आएगा आपका क्या? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995। करेक्ट आंसर 2 1 3 4 2 1 3 4 ए करेक्ट है। 21 नंबर है, इनमें से कौन सा यहाँ पर सही है? क्वाड में भारत और जापान, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। पहली बात 21 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, क्वाड एक सैन्य गठबंधन है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात गलत है इसकी, क्योंकि क्वाड एक औपचारिक सैन्य गठबंधन नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक सामरिक और कूटनीतिक समूह है। तीसरी बात है क्वाड हिंद प्रशांत जो सहयोग उस पर केंद्रित होगा। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट होगी। और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सामरिक संतुलन बनाए रखने में क्वाड का महत्व निरंतर बढ़ रहा है। ठीक है, सब 1 और 3 यहाँ से क्या होगा? इसका सही आंसर है। करेक्ट क्या हो जाएगा? सी 1 और 3। क्वेश्चन 22 है 22, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग जो है, यहाँ पर आयोग होगा, उसके संबंध में विचार करना है कौन सा सही है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा और सुरक्षा परिषद दोनों के प्रस्तावों द्वारा की गई थी। 22वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ये संघर्ष प्रभावित यहाँ पर देशों के प्रतिबंध लगाने के लिए जिम्मेदार होगा। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर शांति निर्माण आयोग के पास प्रतिबंध लगाने जैसी प्रवर्तन शक्तियाँ नहीं होती हैं। प्रतिबंध लगाने की शक्ति विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के तहत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पास होती हैं। ओनली 1 करेक्ट है, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 23 हरित जलवायु कोष के संबंध में विचार करना है। इसकी स्थापना कानकुन समझौते के तहत की गई थी। 23 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से ये करेक्ट है, क्योंकि हरित जलवायु कोष की स्थापना 2010 में मैक्सिको के कैनकुन में आयोजित
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों के 16वें सम्मेलन COP16 के दौरान की गई थी और यह कैनकुन समझौता के हिस्से के रूप में सामने आया था। सेकेंड बात है, UNFCCC की वित्तीय तंत्र की एक परिचालन इकाई के रूप में काम करता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर हरित जलवायु कोष UNFCCC की वित्तीय व्यवस्था की एक संचालन संस्था है, उसके रूप में काम करता है और ये विकासशील देशों की जो जलवायु संकुलन है उनके समान उपाय के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य कम उत्सर्जन वाले जो जलवायु लचीले विकास को बढ़ावा देना और ये पेरिस समझौते को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका को निभाएगा। इसका मुख्यालय दक्षिण कोरिया के इंचियोन है ना, इंचियोन में कहाँ पर स्थित है ये, ठीक है। आगे आते हैं 23 का क्या होगा, सी करेक्ट है, एक और दो। 24 नंबर, निम्नलिखित पर विचार करना है कौन सा सही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय केवल राज्यों के बीच यहाँ पर मामलों की सुनवाई कर सकता है। 24 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र ICJ का मुख्य न्यायिक अंग है और ये संप्रभु राज्यों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करता है और व्यक्ति, NGO और निगम सीधे इसके पास नहीं जा सकते हैं, ठीक है। पहला क्या होगा यहाँ से, करेक्ट है। सेकेंड बात है, व्यक्ति सीधे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नहीं जा सकते हैं, अभी मैंने आपको बात बताई, करेक्ट है ना। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में का मुख्यालय जिनेवा में स्थित होगा। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से इसका स्टेटमेंट गलत, क्योंकि ICJ का मुख्यालय नीदरलैंड हेग में स्थित है, ठीक है, ना कि जिनेवा पे। ये बात गलत हो जाएगी। आंसर 1 2 करेक्ट है, तीसरा यहाँ से गलत होगा, ए यहाँ से करेक्ट आंसर। 25 नंबर है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF एक अंतर सरकारी निकाय होगा। 25वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या है, करेक्ट है। सेकंड, FATF एक प्लास्टिक और एक ग्रे लिस्ट का संधारण करता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से इसकी ये भी करेक्ट है। तीसरा, भारत FATF का संस्थापक सदस्य होगा। तीसरी बात गलत है, क्योंकि भारत 2010 में FATF का सदस्य बना था और वे संस्थापक सदस्यों में शामिल नहीं था। यह बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 और 2, ए यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, जैविक हथियार अभी समय के बारे में विचार करना है कौन सा सही है। ये जैविक हथियारों के विकास और उसके भंडारण है ना, उस पर क्या है, रोक लगाएगा। पहली बात, पहला स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से बताओ। देखो जो पहला स्टेटमेंट यहाँ से हो जाएगा ये करेक्ट है, सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड बात है, इसमें रासायनिक हथियार अभी समय की तरह कोई औपचारिक सत्यापन तंत्र मौजूद नहीं होता है, गलत है, क्योंकि रासायनिक हथियार अभी समय के विपरीत जैविक हथियार अभी समय में कोई औपचारिक सत्यापन ये तंत्र निरीक्षण प्रणाली नहीं होती है। ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है, आंसर यहाँ से डी। क्वेश्चन 27 निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है, कौन सा कथन सही है 27 में। पहली बात, IMF के विशेष आहरण अधिकार SDR एक मुद्रा होती है। पहली बात गलत है, क्योंकि विशेष आहरण अधिकार SDR अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्तियां होती हैं। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा सदस्य देशों के आधिकारिक भंडार को पूरक बनाने के लिए बनाया गया है, ये कोई मुद्रा नहीं होती है। सेकेंड बात है, SDR का मूल्य प्रमुख मुद्राओं की एक टोकरी पर आधारित होता है। सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरा, SDR को निजी संस्थाओं या व्यक्तियों द्वारा भी जारी रखा जा सकता है। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि SDR IMF सदस्यों को आवंटित किए जाने वाले और इन्हें निर्धारित करने वाले धारक जैसे केंद्रीय बैंक और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा भी रखा जा सकता है, लेकिन इन्हें उदाहरण के लिए निजी संस्थान या व्यक्तियों द्वारा नहीं रखा जाएगा। SDR का विनिमय स्वतंत्र रूप से उपभोग की जा सकने वाली वस्तुओं और मुद्राएं उनके साथ करते हैं। SDR का आवंटन वैश्विक तरलता को बेहतर बनाने में मदद करता है। कोविड-19 के दौरान IMF ने अर्थव्यवस्थाओं की सहायता देने के लिए ऐतिहासिक SDR आवंटन किए थे। 2 ओनली करेक्ट है, 1 और 3 गलत है ना, ओनली 2 करेक्ट है, सही पूछा है तो ए। क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित पर विचार करना है कौन सही होगा। आर्कटिक परिषद में एक संधि आधारित अर्ध सरकारी संगठन होगा। 28 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि आर्कटिक परिषद एक अंतर सरकारी, यहाँ पर क्या होगा, अंतर सरकारी मंच है जिसकी स्थापना 1996 में ओटावा घोषणा द्वारा की गई थी। ये एक संधि आधारित संगठन नहीं होगा। भारत आर्कटिक परिषद में एक पर्यवेक्षक है। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि भारत 2013 में आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है इसे।
तीसरी बात है आर्कटिक परिषद सैन्य सुरक्षा विषय को देखती है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि सैन्य सुरक्षा मामलों में आर्कटिक परिषद अधिकार क्षेत्र से विशेष रूप से बाहर रखा गया है और आर्कटिक परिषद की पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास पर केंद्रित होगा। सदस्य देशों में कनाडा, रूस, यूएसए, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क शामिल हैं। ठीक है। जलवायु, जहाजरानी और संसाधन हितों के कारण भारत की जो आर्कटिक नीति है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोले मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था MT जो CR है, इसके संबंध में विचार करना है कौन सा सही होगा। पहली बात, ये एक कानूनी रूप से क्या है, कानूनी रूप से गैर बाध्यकारी है ना। क्या लिखा है यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पे लिखा है गैर बाध्यकारी संधि है, तो गलत होगा क्योंकि गैर बाध्यकारी नहीं है, ये एक बाध्यकारी संधि होगी, है ना। क्योंकि यहाँ पर मिसाइल जो MTCR है एक कमर्शियल रूप से अनौपचारिक रूप से स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है, ना कि कोई कानूनी और बाध्यकारी संधि, तो गलत हो जाएगी। सेकेंड बात, भारत MTCR का सदस्य है, सेकेंड बात सही है। चीन MTCR का सदस्य है, तीसरी बात गलत है क्योंकि चीन MTCR का सदस्य नहीं है, हालांकि उसने इसमें शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका पहला तीसरा गलत है, ओनली 2 करेक्ट है। क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों तरह की धरोहर में शामिल हो सकती है। 30 का पहला करेक्ट है। सेकंड, यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में त्यौहार और मौखिक परंपराएं शामिल हैं। सेकंड भी सही होगी क्योंकि यहाँ पर यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में त्यौहार, रीति रिवाज, मौखिक परंपरा, प्रदर्शन कलाएं और शिल्प कौशल शामिल होती है। तीसरी बात, यूनेस्को का मुख्यालय जिनेवा में होगा, गलत है क्योंकि यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है, ना कि जिनेवा में। ओनली 2 करेक्ट है यहाँ से। पहला गलत, पहला सही है, पहला सही था, दूसरा भी सही है ना, दूसरा भी सही है, तीसरा गलत है सिर्फ, तो 1 और 2 करेक्ट होगा। गलत सही पूछा तो 1 2, गलत पूछता तो केवल 3। हॉर्मुज डेल्टा मुरमाद के बारे में विचार करना है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था यहाँ से। ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, पहला 31 का स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है। हॉर्मुज डेल्टा मुरमाद दुनिया के सबसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री चेक पॉइंट्स, तंग समुद्री रास्तों में से एक है और ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है और आगे चलकर अब अरब सागर में खुलता है। पहला सही है। सेकेंड, ये ईरान का और ओमान के बीच स्थित है, सेकेंड बात करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर भौगोलिक रूप से ये उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान के बीच स्थित होगा, दोनों बातें करेक्ट है। 31 का C करेक्ट आंसर है। 32, 32 लिपुलेख दर्रा के संबंध में विचार करना है। यह भारत को तिब्बत से जोड़ता है, यहाँ पर होगा यह है ना, यह भारत को तिब्बत से जोड़ता है, पहली बात करेक्ट है। ये उत्तराखंड में स्थित है, यह भी बात करेक्ट है, दोनों सही है। और ये कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए महत्वपूर्ण होता है और ये सड़क निर्माण और भारत नेपाल सीमा विवादों के कारण चर्चा में रहा था और लिपुलेख काला पानी क्षेत्र का हिस्सा होगा, दोनों से ये C। 33 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है ना, कौन सा सही सुमेलित है पूछ रहा है, बताना। यहाँ से जो सही सुमेलित है, पहला नथुला बोला है सिक्किम, पहली बात क्या है करेक्ट है। नथुला सिक्किम भारत को तिब्बत से जोड़ता है, सिक्किम में स्थित है, सही है। शिव किला हिमाचल प्रदेश, सही है। तीसरा बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, करेक्ट है। जो जिला लद्दाख, जो जिला जो हो जाएगा ये लद्दाख होगा या नहीं, लद्दाख होगा, करेक्ट है, सभी बातें इसके सही है। D 33 का सही आंसर है। 34 नंबर है, 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चल निकालो, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमबद्ध यहाँ पर करना है, कौन सा होगा देखते हैं। पहला बोला है बेरेट सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, है ना, 4 बातें यहाँ पर है। तो इनमें से उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमबद्ध करेंगे तो आंसर क्या होगा 34 का। 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये एक तो बरेंट सागर, ठीक है, बरेंट सागर होगा, ये कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर, इस टाइप से यहाँ पर सीरियल से आएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 B, यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन 35 मलक्का डेल्टा मुरमाद के संबंध में कौन सा सही है। यह अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। 35 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है क्योंकि मलक्का डेल्टा मुरमाद एक सकरा जलमार्ग है जो अंडमान सागर
को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। सेकेंड बात है ये इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच स्थित है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि ये मलय प्रायद्वीप और इंडोनेशियाई द्वीप सुमात्रा के बीच स्थित होगा और ये दुनिया का सबसे व्यस्त शिपिंग मार्गों में से एक है। भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह रणनीतिक रूप से एक डेल्टा मूर्वत के करीब स्थित होगा और ये चीन की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। 35 का सी करेक्ट आंसर है। 36 नंबर, निम्नलिखित देशों पर विचार करना है, कौन से देश यहाँ पर सीमा लाल सागर से लगती है। आंसर क्या होगा 36 का? करेक्ट आंसर यहाँ से ये हो जाएगा, एक तो सूडान से, सऊदी अरब, जॉर्डन। इराक से नहीं लगती है, इराक की सीमा लाल सागर से नहीं लगती है, इसकी सीमा फारस की खाड़ी से लगेगी और लाल सागर से सटे अन्य देश में यहाँ पर मिस्र, एरिट्रिया और यमन शामिल है। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 36 का बी करेक्ट है। 37 नंबर, है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर गुजरती है, उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमबद्ध करना है। क्रमबद्ध करेंगे तो आंसर हो जाएगा यहाँ से, एक तो मैक्सिको, ठीक है, मिस्र, भारत और म्यांमार, सभी सीरियल से लगे हुए हैं। आंसर 1 2 3 4 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 38 नंबर है पीत सागर, है ना, क्या लिखा है, पीत सागर लिखा है, देख लेता हूँ क्या लिखा है 38 में, हाँ पीत सागर है। पीत सागर के संबंध में विचार करना है। पीत सागर मुख्य भूमि चीन और कोरियाई द्वीप समूह या प्रायद्वीप के बीच स्थित है। पहली बात यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर पीत सागर मुख्य रूप से चीन की कोरियाई प्रायद्वीप के बीच स्थित होगा, सही है। सेकेंड, और पीत सागर जो होगा, इसमें सागर का नाम गोबी मरुस्थल के आने वाले पीले रेत के कणों के कारण इसका नाम पड़ा है ये। ठीक है, सेकेंड बात है पीत सागर पूर्वी चीन सागर के दक्षिण में स्थित है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि पीत सागर पूर्वी चीन सागर के उत्तर में स्थित है, ना कि उसके दक्षिण में। ओनली 1 करेक्ट है यहाँ से, डी। 39 नंबर है स्वेज नहर के संबंध में विचार करने। 869 में से उद्घाटित स्वेज नहर का स्वामित्व मिस्र सरकार के पास है। 39 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, सही है। सेकेंड, ये भूमध्य सागर में पोर्ट सहित को लाल सागर से पोर्ट स्वेज से जोड़ेगा। सेकेंड बात भी करेक्ट है। स्वेज नहर दक्षिण एशिया और उत्तरी अफ्रीका के बीच एक कृत्रिम जलमार्ग है जो स्वेज के भूडमरुमध्य रास्ते वाले लाल सागर के भूमध्य सागर से जोड़ेगा और 1859 में 1869 के बीच खोदी गई स्वेज नहर का स्वामित्व मिस्र सरकार के पास है और इसका प्रबंधन स्वेज नहर प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। और यह नहर एक महत्वपूर्ण नौवहन मार्ग है जिसे प्रतिदिन 50 से अधिक पोत और जहाज आवागमन करेंगे। भी करेक्ट है। क्वेश्चन 40 निम्नलिखित में से राजधानियों को शहरों को पूर्व से पश्चिम की ओर क्रमबद्ध करेंगे। पूर्व से पश्चिम की ओर क्रमबद्ध करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 40 का करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका, एक तो हेलसिंकी, ठीक है, उसके बाद आपका होगा स्टॉकहोम, ओस्लो, उसके बाद पहला आपका रेकवाचिक। ठीक है, हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है, ठीक है, स्टॉकहोम स्वीडन की कैपिटल है और ओस्लो नॉर्वे की कैपिटल और रेकजाविक आइसलैंड की कैपिटल या राजधानी है। 40 का सी करेक्ट है। 41 उत्तर प्रदेश में पटना पश्चिम भरण के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा? ये एटा जिले में स्थित है, ये एटा जिले में स्थित है। 41 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो जाएगा? ये करेक्ट है। सेकंड, ये उत्तर प्रदेश का 11वां रामसर स्थल बन गया है। सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है। ये लगभग 108 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ 178 ऐसी प्रजातियाँ हैं पक्षी और 252 पादप प्रजातियाँ पाई जाती हैं। 178 पक्षी प्रजातियाँ और 252 पादप प्रजातियाँ पाई जाती हैं और इसे एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र में महत्वपूर्ण मान्यता प्राप्त है। इसे 41 का सी करेक्ट है। एक बात आपको याद रखना है कि भी देखो यूपी पीसीएस का जो एग्जाम होना है दिसंबर में, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है ना, फॉर्म की डेट भी आ चुकी है, कब से फॉर्म कैसे कैसे भरना है, तो उसको मैंने नोटिफिकेशन पूरा टेलीग्राम पर डाल दिया है। ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर पाओगे, डाउनलोड करके अच्छे से नोटिफिकेशन को रीड करो। अगर कुछ आपको नहीं समझ में आता है, जैसे कि आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो ना, तो कुछ पूछना है इसको लेकर के, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो @BATHAMSHIV टेलीग्राम से जुड़ो, वहाँ पर मैंने आईडी अपनी दे रखी है। ठीक है, कुछ पूछना है तो वहाँ से आप पूछ सकते हो या कमेंट करके भी पूछ सकते हो। तो पूरा नोटिफिकेशन रीड करो और अच्छे से तैयारी करो। कैसे कैसे तैयारी करना है मैं आपको बता देता हूँ। अभी आपके पास समय है, अभी आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन करते रहना थोड़े थोड़े से, है ना, पूरा प्रीलिम्स पे डिपेंड नहीं हो जाना है। अभी आपको मेंस के भी क्वेश्चन, कम से कम 4 क्वेश्चन आपको मेंस के लिखने हैं रोज। ठीक है, कब तक ये आप लिखोगे? सितंबर तक आपके पास समय है। अभी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, करीब 3 से 4 महीने। ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिखो मेंस के,
आंसर लिखते रहो, साथ में आपको प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है। बाकी आंसर कैसे लिखना है मैं आपको 4 क्वेश्चन अब रोज दूंगा, उनकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा डेली आंसर राइटिंग की। उन सबको क्वेश्चन लिख के आप डिपॉजिट भी कर सकते हो चैनल पे, कोई चार्जेस या पैसे आपको नहीं लगेगा यहाँ, ठीक है। तो टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, मैं एक एक चीज़ आपको यहाँ से बताऊँगा। और एक अपना चैनल है, आप ये सर्च कर लो, आप थोड़ा सा यहाँ पे इसको बंद करके सर्च करना दिल्ली यूपीएससी नॉलेज टेक। अपना यूपीएससी नॉलेज टेक चैनल है यूकेटी। इससे पहले हम लोग डी और लगा देंगे, दिल्ली यूपीएससी नॉलेज टेक। इसको ज्वाइन कर लो या सब्सक्राइब कर लो, तो यहाँ से जो रहेगा आंसर राइटिंग कुछ इसमें कराऊंगा, कुछ इसमें कराऊंगा मैं, ठीक है। तो दोनों चैनल आप ज्वाइन कर लो इसके। एक एक चीज़ मैं आपको यहाँ से कराता रहूँगा, यूपी पीसीएस का भी, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सारस जनगणना के संबंध में विचार करना है, इनमें से कौन सा सही है 42 में बताना है। पहला बोला है सारस ग्रैंड उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, करेक्ट है। नवीनतम जनगणना में इटावा में सारस ग्रैंड की सर्वाधिक संख्या क्या की गई है, दर्ज की गई है। सेकंड बात एकदम करेक्ट है, कितनी, करीब 3304। सारस जनगणना वर्ष में केवल एक बार आयोजित की जाती है। तीसरी बात भी करेक्ट नहीं है, गलत है, क्योंकि ये जनगणना वर्ष में 2 बार, एक तो ग्रीष्म ऋतु में और एक शीत ऋतु में होती है, ठीक है। वर्तमान में गणना बढ़कर 20,628 हो गई है, ठीक है। 1 2 करेक्ट है, आंसर है। 43 निम्नलिखित में से कथन बताना है, कौन सा कथन यहाँ से इसमें सही होगा, ठीक है। कौन सा कथन सही है। पहली बात, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की बात क्या लिखा है, मेरठ, यहाँ पे मेरठ होना चाहिए। मेरठ भारत का पहला यही सक्षम विश्वविद्यालय पायलट बन गया है। 43 का पहला करेक्ट है। सेकंड, ये पहल गूगल क्लाउड के साथ साझेदारी शुरू की गई थी, सेकंड बात भी करेक्ट है। और एआई सीखने में सहायता के लिए जेमिनी एंटरप्राइज को उपयोग किया जाएगा, ठीक है, दोनों करेक्ट है, आंसर सी। 44 लखनऊ के औपचारिक क्या लिखा है, लखनऊ के औपचारिक अधिकार के संबंध में विचार करना है। देखते हैं, पहला बोला है, पहला क्या बोला है इसमें 44 में, पहला बोला है इसमें कि द्वार अयोध्या है ना, क्या हो सकता है यहाँ पर, अयोध्या मार्ग के द्वार को सूर्य द्वार कहा जाता है, जो सूर्य वंश परंपरा से जुड़ा हुआ है। पहला क्या होगा, करेक्ट है, ऐसा कुछ लिखा है, इसको मैं जो मैंने बताया कुछ समझना है वो। सेकंड बात है, कृष्ण द्वार मथुरा मार्ग से जुड़ा हुआ है, ये भी करेक्ट है। और अन्य द्वारों में संगम द्वार, नंदी द्वार और सौर द्वार शामिल हैं, ठीक है, दोनों बातें करेक्ट है, सी। 45 उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचा और रोड मैप के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा। उत्तर प्रदेश की योजना 5 अंतर्राष्ट्रीय सरकारी जो हवाई अड्डे हैं उसके सहित यहाँ पर 24 अड्डों को विकसित करने की योजना बनाई गई है। पहली बात 45 का करेक्ट है। सेकंड बात है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान 22 एक्सप्रेसवे हैं, सेकंड सही है, क्योंकि यहाँ पर आर्थिक सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे को लेकर के 22 एक्सप्रेसवे बताए गए थे, और ये राज्य के लॉजिस्टिक संचालित विकास मॉडल का समर्थन करेंगे, और उत्तर प्रदेश खुद भारत का एक्सप्रेसवे हब के रूप में स्थापित कर रहा है। आंसर क्या होगा, दोनों करेक्ट है, सी यहाँ से सही आंसर है। 46 भारतीय संविधान की संघीय और एकात्मक विशेषताओं के बारे में विचार करना है, कौन सा सही है। भारत का संविधान दोहरी राज्य व्यवस्था और केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का प्रावधान करता है। पहला क्या होगा, 46 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। भारत में राज्यों को संघ से अलग होने का पूरा अधिकार होता है, गलत है, क्योंकि संविधान किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं होता है, और ये भारत के संघ है, क्योंकि ये संघवाद राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं होता है। ओनली 1 करेक्ट है, आंसर यहाँ से डी। 47 सरकार के संसदीय अध्यक्षात्मक जो अध्यक्षात्मक और क्या हो सकता है, संसदीय अध्यक्षात्मक क्या होगा, और सामूहिक अध्यक्षात्मक जो होंगे उसके संबंध में विचार करना है, कौन सही है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका संसद के निम्न सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। पहली बात 47 का करेक्ट है। सेकंड, अध्यक्षात्मक प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका अलग अलग निर्वाचित होती है और एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, दोनों सही है। और भारत ने ब्रिटेन संसदीय प्रणाली अपनाई है, जहां प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका होता है और राष्ट्रपति नाममात्र कार्यपालिका होता है, दोनों बातें सही है, आंसर सी। 48 निम्नलिखित में से कौन सा सही है। एक अलिखित संविधान का अर्थ उसमें से कोई संवैधानिक कानून नहीं होना। 48 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से
गलत है, क्योंकि एक अलिखित संविधान का अर्थ होता है संविधान में कानूनों की उपस्थिति, ना कि मतलब अनुपस्थिति होना नहीं होता है, बल्कि इसका अर्थ होता है कि संविधान में नियमों की संविधि और परंपराओं के न्यायिक निर्णय रीति रिवाज पाए जाना। सेकेंड बात है, भारतीय संविधान विश्व में सबसे विस्तृत लिखित संविधानों में से एक है। तीसरा, एक लिखित संविधान अनिवार्य रूप से कठोर होता है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि एक लिखित संविधान का अर्थ अनिवार्य रूप से कठोरता नहीं है। ठीक है, कठोर संविधान या कठोर संशोधन प्रक्रिया इस पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए भारत में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की कठोर और लचीली दोनों प्रकार की प्रक्रिया मौजूद होती हैं। ठीक है, ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। एक तो गलत हो गया, 2 सिर्फ करेक्ट है इसका। 1 और 3 गलत है, सिर्फ 2 करेक्ट है। 2 करेक्ट है तो आंसर ए। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में विचार करना है। संविधान की अधिकार भारत के लोगों से प्राप्त होता है। पहला 49 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से होती है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि संविधान अपना अधिकार लोगों से प्राप्त करता है। सेकेंड बात है, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द मूल प्रस्तावना का हिस्सा थे। सेकेंड बात भी गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं थे। पहले से संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया था और मूल प्रस्तावना ने भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया था। ठीक है, अखंडता शब्द भी पहले से संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। डी यहाँ से आंसर होगा केवल एक। 50 नंबर है 50। संविधान में नागरिकता के प्रावधानों के बारे में विचार करने कौन सा सही है? अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित होगा। 50 का पहला करेक्ट है। अनुच्छेद 11 संसद को विधि द्वारा नागरिकता को विनियमित करने का अधिकार देता है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, दोनों सही है। सी 51 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 73वां रेगुलेटिंग जो है एक्ट बंगाल के गवर्नर जनरल का परिसर्जन किया गया था 1773 में। पहली बात यहाँ से क्या होगी सोचो। देखो पहला जो स्टेटमेंट है यहाँ से ये करेक्ट है। सेकेंड, 1813 के चार्टर एक्ट ने चाय और चीनी के व्यापार को छोड़कर भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। सेकेंड भी सही है, दोनों बातें सही है। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 52 भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में विचार करना है कौन सा सही होगा? पहली बात है इसने प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया था। 52 का पहला करेक्ट है। द्वैध शासन के तहत हस्तांतरित विषयों पर प्रशासन विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों द्वारा किया जाता था। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी? ये भी करेक्ट होगा। और आरक्षित विषय पर प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद द्वारा क्या था? ये विषय पर व्यवस्था की जाती थी जो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे। हस्तांतरित जैसे कि शिक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, कृषि और प्रशासन उन मंत्रियों द्वारा किया जाता था जो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते थे। ब्रिटिश भारत में उत्तरदायी सरकार का यह पहला प्रयोग था। C12 53 भारत सरकार ने 1935 के बारे में विचार करना है। इसने प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया था। 53 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, इसने प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की थी। सेकंड बात क्या होगी? करेक्ट है। तीसरा, इसने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया था। तीसरी बात यह भी करेक्ट है क्योंकि इसने भारतीयों प्रांतों में रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा था। तीनों करेक्ट है। 1, 2, 3 डी करेक्ट है। 54 निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा बताना है। प्रारूप समिति की अध्यक्षता BR अम्बेडकर ने की थी। पहली बात। 54 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। संघ संविधान समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। सेकेंड बात भी करेक्ट है। प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। ये भी करेक्ट है। और पटेल ने मूल अधिकारों के अल्पसंख्यक और जनजातीय क्षेत्रों पर सलाहकार समिति की भी अध्यक्षता की थी। ठीक है, आंसर 1, 2, 3 डी। 55 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? संविधान सभा का गठन यहाँ पर गठन होगा। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया था। 55 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात, संविधान सभा के सदस्यों को लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। सेकेंड बात गलत है क्योंकि सदस्यों को प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था, ना कि लोगों द्वारा सीधे। तीसरा, संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से सोचो क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है।
और संविधान सभा मूल रूप से 389 सदस्य थे। विभाजन के बाद इसकी सदस्य संख्या घटकर 299 हो गई थी। ठीक है, एक करेक्ट है, 1 और 3, दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 56 कथन ए कारणार। भारत के संविधान की सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर आधारित नहीं थी। 56 का पहला स्टेटमेंट सही है। संविधान सभा के कुछ सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं के अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए गए थे। सेकेंड बात भी सही है, क्योंकि इसके सदस्यों में प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकल संख्यावाणी मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर और अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए गए थे तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि जो थे उनको निर्वाचित करने के बजाय उन्हें शासकों को नामित किया गया था, क्योंकि प्रत्यक्ष चुनाव नहीं हुए थे, अतः सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार इसके बनने का आधार नहीं था। आंसर 56 का डी। 57 नंबर है कथन ए कारणार। अनुच्छेद 21A ने शिक्षा को अधिकार को मौलिक बनाया था। 57 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकेंड, अनुच्छेद 21A 89 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था। गलत हो जाएगा, क्योंकि 86 संविधान संशोधन द्वारा 2002 द्वारा लाया गया था, ना कि 89। ठीक है, और इससे पहले अनुच्छेद 45 शिक्षा के तहत अपन नीति के तहत तत्व का हिस्सा था और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अनुच्छेद 21A को लागू करता है। ओनली 1 करेक्ट है, 57 का सी। 58 नंबर है 58 कथन ए कारणार। अनुच्छेद 20 भूतलक्षी आपराधिक कानूनों से संरक्षित करता है। 58 का पहला क्या होगा? करेक्ट है, क्योंकि आर्टिकल 20 पूर्वव्यापी कानूनों को दोहरे दंड और स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से सुरक्षा प्रदान करता है और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 को निलंबित नहीं कर सकते हैं। सेकेंड बात है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 को नहीं निलंबित किया सकता है ना। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 को निलंबित नहीं किया सकता है। सही बात है ना। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका दोनों करेक्ट होगा ना इसका, तो अनुच्छेद 20 सही है दोनों। आपातकाल के दौरान भी आर्टिकल 20-21 को प्रवर्तनी बने रहते हैं। सही बात है। आंसर क्या होगा? ए और दोनों करेक्ट है। इसकी व्याख्या भी करते तो 58 का करेक्ट आंसर ए होगा। अच्छा, ए नहीं डी होगा। क्वेश्चन 59 है 59। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। कैबिनेट मिशन योजना, प्रारूप समिति, संविधान का अंगीकरण, संविधान सभा की पहली बैठक। देखते हैं इसको, कोड के हिसाब से लगाएंगे। देखो, सबसे पहले कौन था? कैबिनेट मिशन योजना 16 मई 1946 को। ठीक है, पहली बात। उसके बाद संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 4। उसके बाद प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 दूसरा। उसके बाद तीसरा आपका आ जाएगा संविधान का अंगीकरण। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949। 4123 बी करेक्ट आंसर 59 का। बी या ए? पहला हो जाएगा आपका इसमें। अच्छा हाँ ठीक है, 1423 होगा ना, 1423 होगा ये, क्योंकि कैबिनेट मिशन योजना पहले थी और बाद में चौथा आया था आपका संविधान सभा की पहली बैठक 1946 दिसंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60। भारत के संविधान की 9वीं सूची के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही है? इसने प्रांत में क्या लिखा है इसने? प्रारंभिक क्या लिखा है इसने? इसी प्रारंभ में संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, पहली बात। सृष्टि का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इसे औद्योगिक विनियमन तथा कराधान के संबंध में कानूनों और राज्य की नीति तत्व के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत यहाँ से बनाया गया था। गलत है, क्योंकि इसे नीति निर्देश सिद्धांत के और औद्योगिक कराधान के कानूनों की रक्षा के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि इसे भाग 3 मूल अधिकार है उसके तहत न्यायिक समीक्षा की जिम्मेदारी उन्मूलन है उसके भूमि सुधार को बनाने के लिए किया गया था। सेकंड गलत है। तीसरा, 2007 के सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय के अनुसार 24 अप्रैल 1973 को बाद 9वीं सूची में जोड़े गए कानून की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, ये मिल संरचना के उल्लंघन करते हैं, तो ये बात करेक्ट है। 1 और 3 सही है। आंसर सी। 61। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए गए निम्नलिखित शब्दों में से उसको क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, जिस क्रम में आते हैं। ये किस क्रम में आते हैं बताना है। देखो, पहला आपका आता है यहाँ से संप्रभु, उसके बाद समाजवादी, उसके बाद पंथ निरपेक्ष, उसके बाद गणराज, उसके बाद आपका आता है क्या 514 है ना। उसके बाद दूसरा आएगा लोकतांत्रिक, उसके बाद आपका आएगा तीसरा आएगा गणराज। 51423 51423 ये यहाँ से करेक्ट है।
62 नंबर है, 62 नंबर। मिलान करते हैं सूची 1 सूची 2, देश और इसके लिया गया प्रावधान कौन सा कहाँ से। पहली बात है भारत सरकार नियम 1935 जो है उसमें से आपका जो बोल रहा है पहला 62 में ये हो जाएगा। मौलिक अधिकार यूएसए से। ब्रिटेन से क्या लिया गया, ब्रिटेन से आपका लिया गया है संसदीय प्रणाली। आयरलैंड से राजकीय निर्देशक तत्व, ठीक है। और कनाडा सशक्त केंद्र साथ संघवाद। करेक्ट आंसर 62 का एक करेक्ट है। 63 सूची को सूची 2 को मैच करना है। रिट और यहां पर इसका क्या अर्थ है। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण 63 बंदी प्रत्यक्षीकरण आपका हो जाएगा को प्रस्तुत करना, ठीक है। परमादेश आदेश देना एक तरह से, ठीक है। प्रतिषेध एक तरह से रोकना, रोक लगाना, समझ आ रहा है उससे ही। और उत्प्रेषण एक तरह से क्या करना, सूचित करना, प्रेषण करना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 63 का एक करेक्ट है। 64 नंबर है सूची को सूची 2 को मैच करना है। अनुच्छेद और यहाँ पर इसके विषय दे रखे हैं। अनुच्छेद 1 क्या करता है, देखो आर्टिकल 1 जो है भारत राज्यों का संघ हो जाएगा, भारत के राज्यों का संघ। अनुच्छेद 2 क्या करता है, अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापन। तो अनुच्छेद 3 क्या करता है, राज्यों का निर्माण और परिवर्तन। और आर्टिकल 21 क्या करता है, शिक्षा का अधिकार। करेक्ट आंसर 64 का एक करेक्ट है। 65 भारतीय संविधान के अनुच्छेद निम्नलिखित यहाँ पर जो परिवर्तन है उसमें सही क्रम होता है, कौन सा होगा बताना है। देखो जो सही क्रम होगा 65 का ये हो जाएगा आपका पहला नवसर्जित भाग 4A मौलिक कर्तव्यों का समावेशन करना। पहली बात यहाँ से सही है, ठीक है। दूसरा उसके बाद हो जाएगा 44 संशोधन अधिनियम के तौर पर संपत्ति अधिकार को मौलिक अधिकार सूची से हटाना। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार। और आर्टिकल 15(5) को लागू करना ताकि राज्य निजी शिक्षण संस्थान के लिए सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए प्रदान कर सके। तो सभी सीरियल से लगे हुए हैं। 65 का आंसर क्या हो जाएगा, सीरियल से लगे हैं, तो ए यहाँ से आंसर 1 2 3 4 सही आंसर होगा। 66 है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के संबंध में विचार करना है। अनुच्छेद 22 नागरिकों को गैर नागरिकों दोनों को मनमानी गिरफ्तारी हिरासत की सुरक्षा प्रदान करता है। 66 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है, पहली बात सही है। सेकेंड बात निवारक हिरासत कानून 3 महीने तक अधिक सदा 3 महीने से अधिक की हिरासत को तब तक अधिकृत नहीं कर सकता है जब तक कि कोई सलाहकार बोर्ड पर्याय कारण ना बनाए या ना बताए इसको। सेकेंड बात भी सही है। निवारक हिरासत के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत में सभी आधार पर जानने का अधिकार होता है। तीसरी बात गलत है क्योंकि यद्यपि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को आमतौर पर हिरासत के आधारों में जानकारी दी जानी चाहिए। आर्टिकल 22(6) के राज्यों को उन तथ्यों को रोकने की अनुमति देता है जिन्हें जनहित के विरुद्ध माना जाता है, इसलिए पूर्ण अधिकार नहीं है। चौथी बात हिरासत में लिए गए व्यक्ति को निवारक हिरासत में सभी मामलों में अपनी पसंद के कानूनी सलाहकार परामर्श करने का प्रतिरक्षण अधिकार होता है। करेक्ट है, नहीं है, क्योंकि निवारक हिरासत में कानून समान आपराधिक गिरफ्तारी के विपरीत कानूनी प्रतिनिधित्व के अधिकार को काफ़ी हद तक प्रतिबंधित करते हैं और संवैधानिक निवारक हिरासत के सभी मामले अप्रतिबंधित कानूनी परामर्श की गारंटी नहीं देता है। तो 1 2 करेक्ट है। आंसर क्या होगा, एक करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 राज्य के नीति निष्ठ तत्वों के बारे में विचार करना है। कौन सा यहाँ पर समाजवादी सिद्धांत के बारे में सही बताता है। पहली बात है 67 का यहाँ से अनुच्छेद 38 का उद्देश्य आय और अवसरों की समानता को कम करना होता है, सही है। 43 उद्योगों और प्रबंधन को श्रमिकों की भागीदारी को बढ़ावा देता है। दोनों बातें एकदम करेक्ट है। सॉरी दूसरी बात यहाँ से गलत है। दूसरी बात गलत इसलिए क्योंकि यहाँ पर प्रबंधन श्रमिकों की भागीदारी का प्रावधान अनुच्छेद 43 का के तहत किया गया था, जिसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। और अनुच्छेद 43 जीवन निर्वाह, मजदूरी और कुटीर उद्योग पर केंद्रित होती है, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है। 68 नंबर है मौलिक कर्तव्य के बारे में विचार करने कौन सा सही है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का दायित्व माता पिता पर जोड़ा गया था। पहला क्या है, 68 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। मौलिक कर्तव्य उसी तरह न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं जिस तरह मौलिक अधिकारों को लागू किया जाना। सेकेंड बात गलत है क्योंकि मौलिक कर्तव्य गैर न्यायसंगत है, जिसका अर्थ होता है कि न्यायालय उन्हें मूल अधिकारों की तरह सीधे लागू नहीं कर सकता है, हालांकि वे न्यायिक व्याख्या को प्रभावित कर सकते हैं। ओनली 1 करेक्ट है, दूसरा गलत होगा। 69 नंबर है अनुच्छेद 40 जो ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 44 क्या होगा, 44 हो जाएगा यहाँ से आपका 44 जो होता है राज्य के नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का निर्देश देना, ना कि समान नागरिक संहिता। हाँ ठीक है, सही है भी। तीसरा अनुच्छेद 45 निःशुल्क विधिक सहायता।
तीसरी बात गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 45 मूल रूप से बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। 48 है पर्यावरण संरक्षण, क्या होगा, ये बात करेक्ट है। 1 2 4 सही है, 1 2 4 सही, करेक्ट आंसर क्या होगा, एक। अच्छा पूछा कौन सम्मिलित नहीं कर रहा है, तो केवल 3 नंबर ए है ना। 70 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं है, मामला और संवैधानिक सिद्धांत के अनुसार तो नहीं सम्मिलित ही हो जाएगा। गोलकनाथ मत संसद बिना किसी प्रतिबंध के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ये बात गलत है, क्योंकि गोलकनाथ 1967 में ये निर्णय दिया था कि संसद संवैधानिक संशोधन के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकेगी। तीसरा गलत है, बाकी पहला केशवानंद भारती और मिनर्वा मिल्स और एस आर बोम्बई ये सब करेक्ट हैं, ये गलत हो जाएगा। 71 अनुच्छेद 23 और 24 के संबंध में विचार करना है। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव तस्करी, बेकार और बड़ा श्रम प्रतिबंधित होता है, पहली बात करेक्ट है। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बालकों का परिसंकट में व्यवसायों में नियोजन प्रतिबंधित होगा, सही बात है। ये दोनों अनुच्छेद निजी व्यक्तियों के साथ राज्य के विरुद्ध परिवर्तनीय होते हैं, तीसरी बात क्या होगी, यह भी करेक्ट है, आंसर डी। 72 डीपीएसपी में गांधीवादी सिद्धांतों के संबंध में विचार करना है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों को बढ़ावा देता है, 72 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है। अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देता है, सेकेंड बात ये भी करेक्ट है। तीसरा अनुच्छेद 48 गोवध का प्रतिषेध करने को बढ़ावा देगा, ये बात भी करेक्ट है, तीनों बातें करेक्ट हैं। गांधीवादी, डीपीएसपी, ग्रामीण शासन, पंचायती राज, सतत कृषि और संवैधानिक दर्शन संबंधों से ये जो अत्यंत प्रासंगिक होते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, सभी तीनों करेक्ट है, 72 का आंसर सी। 73 निम्नलिखित में से मामलों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। गोलकनाथवाद बनाम पंजाब राज्य 73, तो देखो गोलकनाथवाद बनाम पंजाब मामला 1967, केशवानंद मामला 1973, मिनर्वा विल्स मामला 1980 और एस आर कोल्हो मामला 2007, सभी सीरियल से हैं, ये आंसर होगा। 74 है अनुच्छेद और विषय वस्तु, पहली बात अनुच्छेद 25 धर्म के बाद रूप में मानने आचरण करने की स्वतंत्रता, ठीक है, पहला। दूसरा हो जाएगा यहाँ से अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थानों पे प्रबंध की स्वतंत्रता होती है, सही है। आर्टिकल 27 जो अनुच्छेद 27 ये किसी विशेष धर्म के प्रचार पर कर नहीं लगाना, और आर्टिकल 28 अनुच्छेद 28 राज्य संचालित विद्यालयों में से धार्मिक शिक्षा मुक्त रहने की स्वतंत्रता, सभी चारों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, A1 B2 C3 D4, करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा क्या 74 का, हाँ 74 का ए करेक्ट है। 75 आते हैं। नंबर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 ए के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह निम्नलिखित में से किसका पालन और सम्मान करे। 75 का आंसर क्या होगा, ए, इनमें से राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, 2 और 3 यहाँ से सही आंसर होगा, मतलब ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 76 नंबर है, अच्छा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखो इसमें से तो जो होगा आपका संविधान होगा और राष्ट्रीय ध्वज होगा और राष्ट्रगान होगा, राष्ट्रगीत इसमें नहीं होगा, 1 3 4 होगा 75 में, ठीक है। 76 नंबर है, है भारत के राष्ट्रहित के निर्वाचन के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही है। संसद के सदस्य, राज्य विधानमंडल का सदस्य, राष्ट्रपति के पद का निर्वाचन उम्मीदवार हो सकता है। 76 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, यदि राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो पदभार ग्रहण करने की तिथि से उसकी विधानमंडल की सदस्यता स्वतः समाप्त मानी जाती है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से क्या होगी इसकी, ये भी करेक्ट है, ठीक है, दोनों बातें सही हैं। आंसर क्या होगा 76 का C1 2 करेक्ट है। 77 नंबर है, 77 हम लोग करेंगे है ना पार्ट 2 में, ठीक है, पार्ट 2 में करेंगे। 77 से 150 तक हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे, ठीक है।
और जो अभी यूपीपीसीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है उसको आपको पूरा रीड करना है और फॉर्म भी अप्लाई हो जाएंगे, है ना, भरने के लिए। तो आप अप्लाई करो। करीब 500 प्लस पोस्ट के लिए भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, पोस्ट भी और बढ़ेंगी, ठीक है। कम से कम यहाँ पर 1000 प्लस पोस्ट यहाँ पर पहुँचेंगी। तो आपको अच्छे से तैयारी करना है और यहाँ पे पेपर डेली आपको सोल्व करते रहना। साथ में 4 आंसर आपको जरूर लिखना है मेंस के, मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा यहाँ पर। और जो नया है उसको आप शेयर कर सकते हो चैनल को, ठीक है। जो यूट्यूब की वीडियो है इसको भी शेयर कर सकते हो, जिससे और लोगों का भी भला हो जाएगा, है ना। आप साथ में ग्रुप में लेकर पढ़ोगे तो और अच्छा रहेगा। जैसे कि मान लो आपको कोई फ्रेंड है, दोस्त है, शेयर करोगे तो आंसर लिखोगे आप तो एक दूसरे का आंसर भी आप इवेलुएट कर पाओगे, है ना। बाकी मैं तो देख लूँगा, आंसर भेजोगे आप तो। एंड करते हैं यहाँ से इसको, और कल स्टार्ट करेंगे अपना DIS का पेपर और यूपीपीसीएस का अपना UKT का भी पेपर, ठीक है। एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।